नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू हो रहा है। अभियान की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा और सीएम योगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राज्य के तमाम मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बूथ को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख तैनात। तो आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। राज्य के तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बूथ को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र पर प्रमुख तैनात रहेंगे। आज से बीजेपी का बूथ विजय अभियान और इसकी शुरुआत जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बीजेपी का बूथ विजय अभियान 11 सितंबर से शुरू है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा। एक बूथ पर 10 युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले चरण में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सत्यापन होगा। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक नया अभियान शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा करेंगे। बिल्कुल 2022 चुनाव को 6 महीने का समय बचा हुआ। ऐसे में भाजपा हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है जिससे 2022 में भी एक बार फिर से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सके। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें जो विजय बूथ अभियान जिसका नाम रखा गया है। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया तमाम तरह के अभियान, तमाम तरह की बैठकें लगातार भाजपा में चल रही है। इस अभियान की जो चर्चा जब जेपी नड्डा लखनऊ आए थे दौरे पर, उस दौरान हुई थी। उसके बाद निर्णय लिया गया था कि 11 तारीख से ये इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसके तहत जो तमाम जो बूथ हैं वहां पर कम से कम 10 नए वोटर्स को भाजपा के साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। निश्चित तौर पर इसके जिसका वो शुभारंभ जो है आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा हैं जेपी नड्डा वो करेंगे, वर्चुअली तरीके से इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। देखा ये जो बूथ विजय अभियान है 3 चरणों में होगा। पहले चरण में सत्यापन किया जाएगा वोटर्स का। दूसरे चरण में पन्ना प्रमुखों की बैठकें होंगी। तीसरे चरण में किस तरह से जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लाया खींचा जाए, इस पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज एक महाअभियान शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा का। और इसके बाद तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। जो मंत्री जिला के प्रभारी हैं वहां पर जाकर कैंपिंग करेंगे, वहां पर बूथ लेवल पर बैठक करेंगे और सीधे जो पन्ना प्रमुख उनसे संवाद करेंगे, उनसे मिलकर के तमाम जो नए वोटर्स हैं, नए लोग हैं, उनको पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इसके अलावा जो विधायक हैं उनको भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहकर के जो बूथ लेवल पर लगातार बैठकें करना है और जो लक्ष्य रखा गया है प्रतिदिन कम से कम 10 बूथों पर जाकर के विधायक जो हैं वो बैठक करेंगे। अब ऐसे में जो भाजपा की तैयारियां हैं 2022 को लेकर के काफी बेहतर मानी जा रही है बाकी अन्य पार्टियों से। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने कमर कस ली है। बीएसपी करेगी मंडल स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन। बीएसपी का लखनऊ से मंडल स्तरीय सम्मेलनों का आगाज 13 सितंबर को कानपुर में बड़े सम्मेलन की तैयारी तेज हो गई है। तो बीएसपी की तरफ से भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। बीएसपी का लखनऊ से मंडल स्तरीय सम्मेलन होगा और फिर यहीं से इसके आगाज की बात कही जा रही है। 13 सितंबर को कानपुर में बड़े सम्मेलन की तैयारी है, जो कि बहुत जोरों पर है। इसकी तैयारी यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी कमर कस ली है। अश्विनी हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम अभियान की शुरुआत कर रही है। इससे पहले हमने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन देखा जब इसकी शुरुआत बीएसपी ने की और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी की। तो तमाम यात्राएं, तमाम सम्मेलन, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। आखिर अब उत्तर प्रदेश में अब क्या हम ये कह सकते हैं कि 2022 में कांटे की टक्कर वाला मुकाबला होगा?
बिल्कुल जो अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो पूरे चुनावी मूड में राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्टियां हैं, सम्मेलन कर रही हैं, विचार गोष्ठी कर रही हैं, तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं। निश्चित तौर पर उसको लेकर के अब एक कदम आगे बढ़कर के बसपा एक बार फिर मंडलवार जो है समीक्षा बैठक करेगी, मंडलवार तरीके से सम्मेलन करेगी। निश्चित तौर पर जिसकी शुरुआत लखनऊ से होगी। इससे पहले देखा गया प्रबुद्ध सम्मेलन भी बसपा ने किया, जिसकी शुरुआत जो अयोध्या से की थी, और निश्चित तौर पर 2000 की जो 7 की रणनीति थी ब्राह्मणों और दलित गठजोड़ की अपने साथ लाने की कोशिश की। अब जो है मंडलवार तरीके से सम्मेलन होंगे। मंडलवार जो हैं, जो कहीं ना कहीं कोर वोटर बसपा के माने जाते थे, वो छिटक रहे थे, उनको जोड़ने की जो बसपा प्रमुख है मायावती कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोर वोटर ही है वो जो एक बार फिर जो बसपा को सरकार में ला सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से देखा गया था 2007 में जो गठजोड़ हुआ था वो काफी महत्वपूर्ण रहा था। एक बार फिर वही गठजोड़ मायावती चाह रही है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मंथनों का दौर शुरू हो चुका है मायावती की तरफ से। लेकिन एक सवाल और भी है कि मंडल स्तरीय जो सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, कौन इसका नेतृत्व करेगा? बिल्कुल जो मंडल स्तर पर सम्मेलन होंगे उनकी पूरी देखरेख जो एससी मिश्रा हैं, वो सतीश चंद्र मिश्रा, वो पूरी देखरेख करेंगे। हालांकि नोडल जो अलग से भी तमाम जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जो मंडल के अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी गई, इसके अलावा जो प्रभारी सेक्टर प्रभारी बसपा में होते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और उसको तैयारियों को लेकर के अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ से शुरुआत होकर के कानपुर 13 तारीख को होगा। इसके बाद अलग अलग जो मंडल हैं वहां पर रैली सम्मेलन होगा। निश्चित तौर पर कोर वोटर को जोड़ने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले चुनाव देखा गया कि बसपा का जो कोर वोटर थे वो छिटक रहा था, अब उसको एक बार फिर बसपा के पाले में ला करके 2022 की गद्दी मायावती पाना चाहती हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। तो आज से ही आपको बता दें कि प्रयागराज के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। लॉ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे महामहिम। रामनाथ कोविंद कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो लॉ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे महामहिम, प्रयागराज में होंगे, प्रयागराज के दौरे पर है, आधारशिला रखेंगे विश्वविद्यालय की। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये दौरा है उसको देखते हुए तैयारियां जोरों पर है। लगभग तैयारियों को पूरा कर लिया गया है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति, मल्टी लेवल पार्किंग, और इसके साथ ही आपको बता दें कि लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखेंगे राष्ट्रपति। हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल जाएंगे कोविंद। अधिवक्ता एबी सरन के तैर चित्र का भी लोकार्पण करेंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी साथ में मौजूद रहेंगी। आलोक मालवीय प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सबसे पहले तो बताएं कि कितने बजे वो पहुंचेंगे और फिर कब से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? ये देखिए, महामहिम का जो कार्यक्रम है वह 11 बजे का रखा गया है। 11 बजे ये हाईकोर्ट का मेन गेट है, इसके ठीक बगल में पोलो ग्राउंड है, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर, उनका चॉपर आएगा। उनके साथ किरण रिजिजू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्य जो यहाँ के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीजेआई भी यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महामहिम के स्वागत के लिए चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जल, थल, वायु तीनों जगह से उनकी सुरक्षा की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि वह संगम जा सकते हैं, संगम में वह कल्प वृक्ष का दर्शन करेंगे और इसके साथ ही वह गंगा नदी में स्नान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की थी और इस पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की वो आधारशिला रखेंगे, जिससे यहाँ पर जो सड़कों पर जाम लगता है उससे निजात मिलेगी। तो ये काफी बड़ा कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उठाया गया है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाए जाएंगे, उनकी आधारशिला भी रामनाथ कोविंद जी रखेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है वो भी वो यहीं से रखेंगे। हालांकि विधि विश्वविद्यालय कुछ दूर पर बनाया जाना है, जलवा में,
लेकिन उनकी आधारशिला वो यहीं से रखेंगे। तो कुल मिलाकर अंतिम रूप दे दिया गया है कार्यक्रम को। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मेन गेट है और इसी गेट से महामहिम हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। हाईकोर्ट के अंदर उनके प्रवेश के लिए यही गेट निर्धारित किया गया है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मर्सिडीज बेंच लगाई गई है और इसी गाड़ी से वह यहाँ पर प्रवेश करेंगे। उनके साथ किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जो सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उनका जो वायुयान है वो बमरौली पर उतरेगा। बमरौली पर ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोंडा से, जहां गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश राम सजीवन दबोचा गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती है ये बदमाश। चौकी इंचार्ज राकेश ओझा को भी चोट आई है। दो बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। तलाशी अभी जारी है। तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है। चौकी इंचार्ज राकेश ओझा को भी चोट आई है। दो बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। थाना मनकापुर जनपद गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। थाना मनकापुर क्षेत्र के चौकी जिगना क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक मनकापुर और चौकी इंचार्ज जिगना के साथ एक एचएस राम सजीवन उर्फ थानेदार की जो थाने का सक्रिय एचएस अपराधी है उसकी मुठभेड़ हुई है, जिसमें स्ट्री सीटर जो साथी अपराधी था उसके पैर में गोली लगी है। उसको सीएससी भेजा गया है, सीएससी मनकापुर में। इस मुठभेड़ में हमारे चौकी इंचार्ज को भी चोट आई है। थाना खबर बुलंदशहर से, जहां किराना व्यापारी के घर पर लूट हुई है। दिन दहाड़े दो बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। तमंचे की नोक पर बुजुर्ग को बंधक बनाया गया। कैश और जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। घटना के वक्त घर में अकेली थी बुजुर्ग महिला। पानी पीने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। डिबाई थाना क्षेत्र के मोहल्ला नमक मंडी की ये पूरी घटना है। पानी पीने के बहाने ये बदमाश घर में दाखिल हुए और फिर किराना व्यापारी के घर पर उन्होंने लूट की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिन दहाड़े दो बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। किराना व्यापारी का घर बुलंदशहर में और बुलंदशहर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। एंट्री करी थी तो दो लड़के निकले थे या केस के थे, तो मोबाइल पे ये कह रहे थे कि हो गया काम और नंबर मिल गया, इतनी कही है बस। तो उन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ घर में अंदर कैसे घुसी वो? मेरी मदर इन लॉ थी, उनके सामने की ये सब। मतलब क्या किया, मतलब उन्होंने अंदर मम्मी से पूछा था कि पहले वो घर में एंट्री करी थी तो पूछे कि भैया कहाँ है। मम्मी जी बोली शॉप पर है। शॉप पूछी कहाँ पर है, तो बता दिया। फिर मोबाइल नंबर मांगा, फिर पानी मांगा, पानी दे दो, पानी दे दिया। गिलास भी हाथ में पकड़ाए थे या रखे जो भी है। फिर उन्होंने दो गन निकाली और एक कान पे रखी, एक सीने पर रखी और बोले कि चलो अंदर। कितने लोग थे? दो लोग थे। अच्छा, ये नकाबपोश थे क्या थे? नहीं, जब तो फ्री चारा था। अच्छा। और जब मैं एंट्री करी थी, जब वो निकल रहे थे, फुल कवर था। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार ऐसी वारदात सामने आ रही है और चोरी की घटनाओं से अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब खबर जालौन से, जहां रेप के आरोपी को सुनाई गई 25 साल की सजा। आरोपी पर लगाया गया 70,000 रुपए का जुर्माना। स्पेशल पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। आरोपी ने 5 साल की नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार। 7 महीने पहले जालौन कोतवाली में दर्ज हुआ था ये मामला। अब आरोपी को सजा क्योंकि सुना दी गई है। आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई गई है। रेप के आरोपी को सुनाई गई 25 साल की सजा। तो जिस तरीके से 5 साल की नाबालिग को अपने हवस का शिकार बनाया इस आरोपी ने, अब उसे सजा सुना दी गई है। तो रेप के आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के साथ गांव के ही मुमताज के साड़ू का लड़का, जिसके घर में वो टीवी देखने गई थी, साबू का लड़का कल्लू निवासी थाना अजीतमल,
मौजूद था। मौका पाकर उस नाबालिग पुत्री को घूसे कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद थाना जालौन में FIR 376 और 307 IPC व 5 एंड 6 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत हुई। इसके बाद विवेचना उपरांत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। इसका विचारण मेरे निर्देशन में शासकीय अधिवक्ता विजयराज राजपूत व विश्वजीत सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। मेरे निर्देशन में दिनांक 10/9/2021 को मिशन शक्ति अभियान जो शासन द्वारा चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत अभियुक्त कल्लू को 25,000 रुपये का कारावास व 70,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया गया। तो वहीं टप्पेबाजों के हौसले इस कदर बुलंद है। जालौन में हाल ही में 4 दिन के अंतराल में ये टप्पेबाजी की तीसरी घटना है। आपको बता दें कि आज करीब दोपहर 1 बजे एक व्यापारी होटल में कुछ खाने के लिए गया, तभी बगल में रखे झोले से टप्पेबाजों ने दिन दहाड़े झोले में रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हमारे साथ हम रोकड़ लिए थी केसर गुटखा की, कोई बैग में नाम न रहो, हम खाने वो बूंदी खाने लगे और पानी पिया है, उसी बगल में रखे थे अपनी झोला, इसी के अंदर एक बैग था लैगजीन का काला, तो पानी बस पीने के लिए नहीं उठे हैं, कोई उतने में कोई बैग ही चले गया। कितने रुपए थे उसमें? उसमें करीब 95-575 थे। कहाँ की घटना है ये बाल किशन के बगल में उसी के लिए लगाता है समोसे की, उधर की श्याम बिहारी नाम है, श्याम जी नाम है। मौके पे पुलिस पहुंची थी? हाँ पहुंची। तो वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सूफियान ने वाइस चांसलर तारिक मंसूर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कैंपस में उर्दू खत्म करने का आरोप लगाया है। हमजा के मुताबिक बीते दिनों यूनिवर्सिटी की मोहर से उर्दू गायब कर दी गई थी। कैंपस से उर्दू को खत्म करने का आरोप लगाते हुए हमजा ने ये बातें एक निबंध कंपटीशन को सिर्फ इंग्लिश भाषा में कराए जाने को लेकर कही है। देखिए, ये जो अभी मौजूदा वाइस चांसलर ने अभी एक लेटर जारी किया जिसमें इंग्लिश ज़बान में एक कंपटीशन ऐसे कर रखा है, मैं इस वाइस चांसलर से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल के अंदर 22 ज़बानों को रिकॉग्नाइज़ किया गया जिसमें हिंदी और उर्दू हैं। आपने उन दोनों ज़बानों को क्यों ख़त्म कर दिया? आज से पहले हमेशा से तीनों ज़बानों में ऐसे कंपटीशन होता आ रहा है। क्या आप हिंदुस्तान की संस्कृति के ख़िलाफ़ हैं? और आप यकीन जानिए, इनका 4 साल का टेन्योर हो गया है। इन वाइस चांसलर की करतूत देख के ये यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि ये वाइस चांसलर एंटी यूनिवर्सिटी है, एंटी स्टूडेंट्स है और अब तो एंटी इंडियन कल्चर भी है। के आरोप की बात है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। जिसने भी लगाया है वो गलत लगाया है। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि उर्दू लैंग्वेज की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी ग्रेजुएशन में उर्दू जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उर्दू की पढ़ाई, जो बुनियादी पढ़ाई लड़कों के है, वो उर्दू में एक पेपर होता है बाकायदा, उसके नंबर भी आते हैं मार्कशीट के ऊपर। दूसरी बात ये कि हमारी तमाम जो लाइब्रेरीज़ हैं और रीडिंग रूम्स हैं हॉलों के अंदर, उसमें उर्दू, इंग्लिश और हिंदी के तीनों अखबार आते हैं। तो एक बार फिर से AMU में विवाद शुरू हो गया है। VC पर उर्दू खत्म करने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार ये मांग की जा रही है कि उर्दू को खत्म ना किया जाए। आरोप बस क्योंकि लगाया जा रहा है, लेकिन इस आरोप में कितनी सच्चाई है और क्या बात है, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल जारी है। तो VC पर उर्दू खत्म करने का आरोप है। एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद शुरू हो गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि उर्दू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सूफियान ने वाइस चांसलर तारिक मंसूर पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और कैंपस में उर्दू खत्म करने का आरोप लगाया है।
तो वही दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, लगातार बारिश हो रही है। सुबह के वक्त में अंधेरा छाया हुआ है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और ये तस्वीर देखिए आप बारिश की, कि आखिर कैसे जल जमाव की स्थिति भी अब यहाँ पर बन रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश लगातार जारी है और 8:30 बजे का वक्त लगभग होने वाला है और अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। कहीं कहीं पर बारिश से तापमान में भी गिरावट है, हल्की ठंड है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं कहीं जल जमाव की जो स्थिति है वो बन रही है, जिससे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। दिल्ली की अगर हम खासतौर पर बात करें तो दिल्ली में हल्की बारिश से ही जल जमाव की स्थिति बन जाती है और कई सारे ऐसे सबवे और ब्रिज होते हैं जो लबालब पानी से भर जाते हैं और ऐसे में लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। तो इन सब के बीच बारिश ने कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, तो कुछ लोगों के लिए यह आफत है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की तस्वीर। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि ज़्यादा घरों से बाहर न निकले, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई थी पहले ही मौसम विभाग की तरफ से और लगातार देखा जा रहा है कल शाम से ही बारिश हो रही है। हल्की बारिश पहले हुई, फिर रात भर में तेज बारिश हुई है और सुबह भी तेज बारिश हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश की स्थिति बनी हुई है, तेज बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कई लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, तो कई लोग अपनी डेली रूटीन के काम पूरे करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों के काम रुक गए हैं। हालांकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने घरों पर ही समय बिता रहे हैं। प्रिया राणा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया राणा, लगातार जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, मौसम में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, गिरावट टेम्परेचर में दर्ज की गई है। फिलहाल क्या स्थिति है नोएडा की? देखिए, मौसम में बदलाव तो हुआ है, लोगों को कहीं ना गर्मी से भी राहत मिली है, लेकिन जो अगर हम सड़कों का नजारा देखें तो सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। चाहे हम दिल्ली की बात करें या यूपी की हम बात करें, अगर पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ से लेके पूरे आगे तक पूरे रोड पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानी हो रही है। वहीं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो वो बसें भी हैं जो पानी में भरी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अथॉरिटी लगातार ये दावे करती है कि करोड़ों रुपया वो सड़कों पर खर्च करती है, नालों की सफाई पर खर्च करती है, लेकिन जो अब तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अगर यहाँ की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर नालियां भी भरी हुई हैं और रोड पे लगातार पानी भी जमा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर बारिश की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पूरी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अब लोग जो है लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी को अपने ऑफिस जाना होता है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना होता है। अगर हम यहाँ की तस्वीरों में देखें, अगर बारिश की करें तो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके अगर सुविधाओं का हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभाव है और फिर इसके साथ ही कोई प्लानिंग नहीं की गई इस बारिश को लेकर कि जल जमाव की स्थिति ना हो, तो ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही है। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी लापरवाही है और लगातार जब भी बारिश होती है, थोड़े दिन पहले भी बारिश हुई थी, एक दिन की बारिश में ही पूरी अथॉरिटी की पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार सड़कों पर पानी भर जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें, पिछली बार हमने तस्वीरें दिखाई थी तो हाईवे पर पानी भरा हुआ था। अगर हाईवे का आदमी किस लिए इस्तेमाल करता है? सिर्फ इसलिए कि गाड़ी किसी भी तरीके से रुके ना और अपने स्थान पर व्यक्ति जल्दी से पहुंच जाए, लेकिन वहां पर भी कुछ अलग स्थिति थी। यहाँ भी लगातार जाम बना हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, आगे भी पूरा ट्रैफिक जाम है। अथॉरिटी लगातार बोलती है कि करोड़ रुपया खर्च कर रही है, बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से भी किए जाते हैं, लेकिन जो सड़कें हैं पूरी बहाल नजर आती हैं। यहाँ पर गड्ढे बन गए हैं, बारिश की वजह से पानी जमता है तो वो गड्ढे और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं।
चलिए प्रिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल तेज बारिश हो रही है और हर जगह जल जमाव की स्थिति है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि गर्मी से उन्हें राहत मिली है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकले। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।